नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खौफनाक और दिलचस्प कहानी आखिरी रात की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, नए साल की वो ठंडी कंपा देने वाली रात है। शहर के शोर शराबे से बहुत दूर एक बिल्कुल सुनसान फार्म हाउस है जहां अजीब सा सन्नाटा पसरा है। ये ना सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इंसानी दिमाग, हमारे अंदर के डर और हमारे कर्मों का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। तो चलिए बिना वक्त गवाए खौफ की इन परतों को एक एक करके खोलना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले माहौल से होती है। 4 दोस्त हैं, कबीर, समीर, रेहान और ओमी। वो अपने दोस्त आरव से मिलने उसके सुनसान फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। पर सच बताऊं तो शुरुआत से ही कुछ अजीब सा लग रहा है। बिना किसी के छुए मुख्य गेट का वो चरमरा कर खुलना, रास्ता काटती हुई काली बिल्ली, और इन सबके बीच जो सबसे अजीब बात है वो है मेजबान आरव का रवैया। वो एकदम शांत और भावहीन है। वहां कोई नौकर भी नहीं है। आरव अपने दोस्तों की किसी बात पर खास प्रतिक्रिया नहीं देता, बस एक अजीब से खेल का प्रस्ताव रखता है कि जो सबसे डरावनी कहानी सुनाएगा वो जीतेगा। अब ये कहानी इतनी खास क्यों है? इसकी वजह है इसका ढांचा। आपने वो रशियन डॉल देखी है ना, एक गुड़िया के अंदर दूसरी, फिर उसके अंदर तीसरी गुड़िया। बिल्कुल वैसे इसे मैत्रियोश्का स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। यानी एक मुख्य कहानी है जो कि वो फार्म हाउस में बैठे दोस्त हैं, और उसके अंदर कई छोटी कहानियां हैं जो वो एक दूसरे को सुना रहे हैं। आरव की ये डरावनी कहानी वाली चुनौती ही हमारे इस विश्लेषण का आधार तय करती है। आप देखेंगे कि यहाँ हर कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारी इंसानी कमजोरियों का एक आईना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली थीम की, अकेलेपन और लालच का श्राप, जहां इंसानी कमजोरियां ही खौफ की वजह बनती हैं। चलिए पहली 2 कहानियों का सार समझते हैं। कबीर की कहानी का जो नायक है करण, वो एक बड़े शहर में बिल्कुल अकेला है, और पता है उसका यही गहरा अकेलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। दूसरी तरफ समीर की कहानी का नायक राहुल कॉरपोरेट दुनिया के लालच और धोखे में फंसा हुआ है। ये दोनों ही अपने अपने तरीके से ऐसी अलौकिक शक्तियों को न्योता देते हैं जो सीधा उनकी कमियों से अपनी ऊर्जा खींचती है। कबीर की कहानी का ये नियम तो सच में दहला देने वाला है। करण एक चौल में रहता है और उसे अपने ऊपर वाले कमरे से पायल और कदमों की आवाजें आती हैं। वो सोचता है कि शायद ऊपर कोई लड़की है जो उसी की तरह अकेली है, लेकिन असल में वहां कोई लड़की थी ही नहीं। वो कमरा अपने आप में एक ऐसी सत्ता है जो इंसान के अकेलेपन को सोख लेती है। जो कोई भी अपने गहरे अकेलेपन के साथ वहां जाता है, वो कमरा उसकी आदतें सीख लेता है और फिर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए वहीं कैद कर लेता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा अकेलापन ही हमें अंदर से खा जाता है। दूसरी तरफ है समीर की कहानी का द्वंद्व। एक तरफ राहुल है जिसे प्रमोशन की इतनी भूख है कि वो अपने ही सहकर्मी अजय को धोखा दे देता है, और उसी वजह से अजय की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ है अजय की आत्मा जो 15वीं मंजिल पर ऑफिस के खाली होने का इंतजार कर रही है। राहुल का लालच इतना हावी था कि उसे किसी की जान जाने का कोई अफसोस नहीं हुआ, और बदले में उसे क्या मिलता है? अजय की खौफनाक सजा। राहुल को उसी 15वीं मंजिल से धक्का देकर मार दिया जाता है। ये कर्मों का एक बहुत ही हिंसक लेकिन सटीक प्रतिशोध है। अब बढ़ते हैं कहानियों की दूसरी कड़ी की ओर, शोक और हवस की त्रासदियां। यहां फोकस महत्वाकांक्षा से हटकर गहरे दुख और शोषण पर आ जाता है। रेहान जो कहानी सुनाता है ना, वो डराती कम है और रुलाती ज्यादा है। एक बहुत ही खुशहाल परिवार गैस लीक के एक भयानक धमाके में पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। सीमा जो एक माँ है, वो इस हादसे में बुरी तरह जलकर दम तोड़ देती है। उसका पति उनके छोटे बच्चे राजू को लेकर मोहल्ला छोड़कर चला जाता है, लेकिन सीमा की आत्मा उसी जले हुए खंडहर में फंसकर रह जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कोई बुरी या दुष्ट आत्मा नहीं है। ये सिर्फ एक बेबस माँ की तड़प है जिसे मालूम ही नहीं कि उसका बच्चा कहाँ है। इस संवाद को सुनकर ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। जब सीमा की आत्मा बंद दरवाजों पर दस्तक देकर ये बात कहती है, तो उसमें खौफ से ज्यादा एक गहरी बेबसी है। इस कहानी में असली डर कोई भयानक शक्ल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दुख है जिसका कोई समाधान ही नहीं हुआ। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अक्सर भूत प्रेत की डरावनी कहानियों के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक इंसानी कहानी छिपी होती है। इसके बाद ओमी अपनी कहानी सुनाता है, और इसका पैटर्न एकदम व्यवस्थित और खतरनाक है। एक आत्मा सोशल मीडिया के जरिए ऐसे पुरुषों को फंसाती है जिनकी नीयत ठीक नहीं है। वो उन्हें ग्रैंड ऑर्किड होटल के रूम 19 में बुलाती है। पुरुष वासना में अंधे होकर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो एक ऐसी इमारत में जा रहे हैं जो असल में सालों पहले जल चुकी है। और फिर शुरू होती है उनकी वो भयानक सजा जो कभी खत्म नहीं होगी।
इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा यह है कि यह सीधे तौर पर समाज की एक घिनौनी सच्चाई से जुड़ती है। वो आत्मा, आर्या, 12 साल पहले खुद एक बड़े धोखे का शिकार हुई थी जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसका निजी वीडियो लीक कर दिया था। समाज के तानों से हारकर उसने उसी रूम 19 में आत्महत्या कर ली थी। तो समझ रहे हैं आप, ये अलौकिक खौफ कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है, बल्कि ये उन विषैले पुरुषों के खिलाफ एक इंसाफ है जिन्होंने उसे सिर्फ एक वस्तु समझा। अब कहानी वापस लौटती है हमारे मेजबान पर, आरव का काला सच जो अब तक खामोश बैठा था। चारों दोस्तों की कहानियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन कहानियों में खौफ था, दर्द था, भयानक मौतें थीं, लेकिन आरव के चेहरे पर शिकन तक क्यों नहीं आई? वो पूरी तरह से बेअसर कैसे बैठा है? इसका जवाब आरव की खुद की कहानी में छिपा है, जो अब वो सुनाने जा रहा है। और यकीन मानिए, इसके बाद पूरी कहानी का नजरिया ही बदल जाएगा। आरव जो कहानी सुनाता है वो किसी काल्पनिक किरदार की नहीं, बल्कि खुद की सच्चाई है। एक रात भारी बारिश में नशे में धुत होकर आरव ने अपनी गाड़ी से एक बूढ़े इंसान और उसके छोटे पोते को कुचल दिया था। उस बूढ़े ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन आरव वो डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। इस एक कायरतापूर्ण फैसले ने उसके अंदर एक ऐसा अपराधबोध भर दिया जिसने उन दोनों के खून से लथपथ आत्माओं को हमेशा के लिए आरव के जीवन में बुला लिया। और उस बूढ़े आदमी का श्राप वो आरव की जिंदगी का सबसे भयानक सच बन जाता है। बूढ़े की आत्मा उसे तुरंत नहीं मारती, वो कहती है कि पहले तुम्हारे अपने मरेंगे। और ठीक वैसा ही होता है। आरव के पिता की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। ये श्राप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आरव की दुनिया को एक एक करके खत्म करने लगता है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस चर्चा के चरम पर, एक ऐसा मोड़ जो सच में दिमाग हिलाकर रख देगा। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझे, क्योंकि यही सब कुछ साफ करेगी। सालों पहले वो दुर्घटना हुई थी, फिर श्राप की वजह से आरव के पिता की मौत हुई। आरव उसी श्राप से बचने के लिए इस फार्म हाउस में आ छिपा था। उसका प्लान था कि नए साल पर वो अपने दोस्तों से मिलेगा और फिर हमेशा के लिए देश छोड़कर चला जाएगा। लेकिन श्राप का अगला वार होना अभी बाकी था। उसी रात उसे खबर मिलती है कि जो 4 दोस्त उससे मिलने आ रहे थे, उनकी कार रास्ते में ही एक खाई में गिर गई और वे चारों मारे गए। इस असहनीय ग्लानि और सदमे को आरव बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसी रात अपनी जान ले लेता है। सोचिए उस कमरे में कैसा सन्नाटा छा गया होगा जब आरव अपने सामने बैठे कबीर, समीर, रिहान और ओमी से कहता है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। वो जिन दोस्तों का इंतजार कर रहा था, जो रास्ते में कार दुर्घटना में मारे गए, वो और कोई नहीं, वही चारों दोस्त हैं। अब जाहिर सी बात है, दोस्त एकदम घबरा जाते हैं और वही सवाल पूछते हैं जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। अगर उनकी कार खाई में गिर गई थी और वे सच में मर चुके हैं, तो वे यहाँ इस फार्म हाउस में आरव के सामने कैसे बैठे हैं? वे आपस में बात कैसे कर रहे हैं? और यहीं पर कहानी की शुरुआत में दिए गए वो छोटे-छोटे इशारे एक बहुत ही भयानक तस्वीर बनाते हैं। कहानी की शुरुआत के उन संकेतों को याद कीजिए। गेट का अपने आप खुलना, क्योंकि वहां कोई हवा नहीं बल्कि आत्माओं का प्रवेश हो रहा था। वहां बढ़िया खाना था, शराब थी, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं, क्योंकि मृतकों को इन चीजों की जरूरत नहीं होती। और आरव की वो खामोशी, उसके चेहरे पर कोई भाव इसलिए नहीं था क्योंकि वो पहले ही मौत और अपराध बोध के पार जा चुका था। और फिर आता है वो अंतिम सच जो हर शक को खत्म कर देता है। कमरे में लगे शीशे, उनमें किसी की भी परछाई नहीं बन रही है। वे चारों दोस्त और आरव खुद सभी मर चुके हैं। आरव के सिर्फ एक गलत फैसले और उसके भागने की वजह से आज वो सबके सब मृत हैं। अब ये सुनसान फार्म हाउस कोई असली जगह नहीं बची है। ये आरव के अपराधबोध और कर्मों से बना एक ऐसा नर्क है, एक ऐसा लूप है जहां वे हर साल इसी रात इकट्ठा होते हैं, कहानियां सुनाते हैं और बार बार उसी खौफ का एहसास करते हैं। और उस कमरे के एक अंधेरे कोने में वो बूढ़ा आदमी और उसका पोता हमेशा मुस्कुराते हुए उन्हें ऐसे ही देखते रहेंगे। ये सज़ा अब कभी खत्म नहीं होगी। और यही इस पूरी चर्चा का मूल सार है। असली खौफ बाहर का कोई साया या भूत प्रेत नहीं है। असली खौफ हमारे खुद के कर्म हैं, हमारा लालच, हमारा धोखा और हमारा वो अपराध बोध है जो मौत के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इस खौफनाक कहानी के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि असली भूत बाहर अंधेरे में है या खुद हमारे भीतर।